से हिंद अमेरिका के रिश्ते नहीं होंगे मुतासिर। और ओबामा ने कहा ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों की जरूरत नहीं, मौजूदा बातचीत मुतनाज़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए काफी। खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे जयंती नटराजन के इस्तीफे की। जयंती नटराजन ने वजीर ममलिकत माहौलियात और जंगलात के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बताया जाता है कि जयंती नटराजन कांग्रेस के तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगी। जयंती नटराजन के इस कदम को कांग्रेस की 2014 के लोकसभा इंतखाबात की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। मरकजी वजीर बराए पेट्रोलियम वीरप्पा मोइली को माहौलियात और जंगलात के कलमदान का जायद चार्ज दिया गया है। तो आइए नाजरीन, जयंती नटराजन के इस्तीफे के इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ तज्जिए के लिए मौजूद हैं दिल्ली से सीनियर सहाफी कुर्बान अली साहब, जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। कुर्बान अली साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जयंती नटराजन के इस्तीफे को आप किस तनाजुर में देखते हैं? देखिए, आप जानते हैं कि हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को काफी करारी शिकस्त से दो चार होना पड़ा है और उसके फौरन बाद ये ऐलान किया गया कांग्रेस आला कमान की तरफ से कि आइंदा माह की 17 तारीख को 17 जनवरी को दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का इजलास मुनक्किद किया जाएगा और जिसमें इन असेंबली इंतखाबात में हुई शिकस्त के तमाम पहलुओं पर गौर व किया जाएगा, तज्जिया किया जाएगा कि क्या कमियां रहीं। और चूंकि अब आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात में भी कुछ ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 4-6 माह का वक्त है, तो इसमें पार्टी को अपने आप को तैयार करना है कि वो किस तरह से उन पार्लियामानी इंतखाबात में जाए। तो जयंती नटराजन पहले भी काम कर चुकी हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कांग्रेस पार्टी के अंदर। वो पार्टी की एक अच्छी तर्जमान भी साबित हुई थी। मुझे लगता है कि उनसे कहा गया है कि वो पार्टी के लिए काम करें और न सिर्फ उनसे बल्कि आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि इस साल के आखिर तक या अगले माह के शुरू में कुछ और वज़रा के इस्तीफे होंगे और कांग्रेस पार्टी में शायद कुछ नए चेहरे देखने को मिले। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इन असेंबली इंतखाबात की शिकस्त के बाद दिल्ली में कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे जयप्रकाश अग्रवाल साहब, उनको हटा दिया गया, उनकी जगह अरविंदर लवली बनाए गए हैं नए सदर। इसी तरह से हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी पार्टी के जो सदर हैं वो बदले जाने हैं। कुछ और रियासतों में भी, छत्तीसगढ़ में भी जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं वो बदले गए हैं। तो ये उस एक्सरसाइज का नतीजा है। जी कुर्बान अली साहब, आप क्या देखते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि लोकसभा इंतखाबात नजदीक हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने तंजीमी ढांचे को मजबूत करना चाहती है। क्या लगता है कि मरकजी वज़रा आने वाले दिनों में कई और मरकजी वज़रा भी इस्तीफे दे सकते हैं अपने ओहदे से? जी हाँ, ये इस बात के कवी इम्कानात हैं कि कुछ और वज़रा से कहा जाए जो कि पहले कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में यानी पार्टी के अंदर अपनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुके हैं। पार्टी के लिए वो ज्यादा बेहतर सूदमंद साबित होंगे, ऐसा माना जाता है। उनमें एक नाम गुलाम नबी आज़ाद का है और भी कई मरकजी वजीर हैं, उनको भी ये कहा जा सकता है क्योंकि अभी कुछ माह पहले भी जब रद्द-बदल हुई थी मरकजी काबीना में तो कई लोगों को वजारत से हटा करके और पार्टी के काम की जिम्मेदारी दी गई थी। क्योंकि अब इस वक्त पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जिसको कहें, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अब पार्लियामानी इंतखाबात हैं। और चूंकि अगर कांग्रेस पार्टी अपने इस 10 साल के रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहती है, जिसके बारे में काफी सवालिया निशान लगे हुए हैं, तो उसे कम से कम 200-225 पार्लियामानी नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करनी होगी, जो होता हुआ फिलहाल दिख नहीं रहा है। खास करके अगर हालिया असेंबली इंतखाबात की बात करें तो लगता है कि कांग्रेस का तकरीबन सफाया हो गया। दिल्ली जो छोटी सी रियासत है जहां से 7 पार्लियामानी नशिस्तें हैं, वहां
अब एक भी नशिस्त पे कांग्रेस पार्टी के जीतने की इम्कानात नहीं है। कुछ इसी तरह का हाल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी है। यूपी और बिहार में पार्टी पहले से ही खस्ता हाल है। तो जिन रियासतों में पार्टी मजबूत है, जहां हुकूमत है और जहां कुछ अच्छी कारकर्दगी पार्टी की तरफ से की जा सकती है, वहां के लिए कुछ अच्छे पार्टी के लोगों को लगाना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में आमतौर पर कहा यह जाता है कि वो पुरानी बोतल में नई शराब डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कुछ तस्वीर ज्यादा बदलती नहीं है, पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले 10 साल की यूपीए गवर्नमेंट की कारकर्दगी रही है, उसकी जो स्कीमें रही हैं उनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। उसका जिस तरह से पब्लिसिटी होनी चाहिए थी, मुस्बत तरीके से वो नहीं हो पाई और लोग इस वक्त खासे बदजन नजर आते हैं। बदउनवानियों के इल्जाम कांग्रेस पार्टी पर लगे हैं, कई मिनिस्टर्स जेल गए हैं। तो अभी सूरत हाल कांग्रेस के लिए हमवार नहीं है और उसे खासी दिक्कतों का और दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। जी, कुर्बान अली साहब, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस ने हालिया जो असेंबली इंतखाबात के नतायज आए हैं उसमें जो कांग्रेस से गलतियां हुई हैं उससे पार्टी ने सबक लिया है और आने वाले दिनों में यानी लोकसभा इंतखाबात सामने हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी नई तमानाई और नई कुव्वत के साथ अवाम के बीच में आना चाह रही है? जी हाँ, कोशिश इसी बात की जा रही है और एक तबका ये मान करके चल रहा है कि शायद 17 जनवरी को जब दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का इजलास होगा तो उस वक्त पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी की वजारत आजम के ओहदे के लिए उम्मीदवारी उनकी शायद डिक्लेयर कर दी जाए। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि साहब हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी को अपना वजीर आजम के ओहदे का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया है। तो ये राहुल बनाम मोदी अगर होगा तो उसमें शायद राहुल कमजोर पड़ेंगे, ऐसा कुछ मुबस्सिरीन का ख्याल है और पार्टी के लीडरों का भी। तो और कुल मिलाकर के बात यह है, एक बात तो तय है कि इस 10 साल के टर्म के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि इस वक्त मुल्क के वजीर आजम हैं, वो कम से कम 2014 के पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को लीड नहीं करने वाले हैं। तो फिर वो कौन सा चेहरा होगा, इसके बारे में सबकी निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो तरीक़ेकार है उसमें आमतौर पे ऐलान अभी तक नहीं किया जाता है। ये मान करके चला जाता है कि फलां साहब प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे। जब मिसेज इंदिरा गांधी थीं, उससे पहले उनके वाले जवाहरलाल नेहरू थे या बाद में उनके बेटे राजीव गांधी जब थे, तो उनके बारे में किसी ने कभी कोई सवालिया निशान नहीं लगाया। लेकिन राहुल गांधी के बारे में, हालांकि वो 10 साल से सियासत में हैं, 2 बार पार्लियामेंट का इलेक्शन जीत चुके हैं, ताहम अभी उन्हें कोई तजर्बा हासिल नहीं हुआ है वजारत का और मुल्क चलाने का, हुकूमत चलाने का। दूसरे ये कि उनकी उम्मीदवारी को लेकर के भी पार्टी खुद बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं कि पूरा एतमाद नहीं है कि आया उनको उम्मीदवार बनाने से क्या पार्टी को सबकत हासिल हो सकेगी, वह आइंदा इंतखाबात जीत सकेगी। जी, कुर्बान अली साहब, क्या लगता है कि कांग्रेस अपनी आने वाले दिनों की तैयारियों में क्या नए चेहरों को या यंग ब्रिगेड को सामने ला सकती है? जी हाँ, कयास आराइयां तो यही हैं दिल्ली में कि कुछ नए चेहरों को जगह मिलेगी। राहुल गांधी ने काफी नए चेहरों को आगे बढ़ाया भी है। मसलन सचिन पायलट हैं, मिलिंद देवड़ा हैं, जितेंद्र प्रसाद हैं, इस तरह की यूथ ब्रिगेड है। आरपीएन सिंह हैं, जितेंद्र प्रसाद हैं, उनको वजारत में जगह दी गई थी, माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन इन सब के बारे में अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये वाकई कोई एक करिश्माई फैक्टर हो सकते हैं और कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्लियामेंट की नशिस्त के अलावा किसी दूसरी सीटों पे भी असरअंदाज हो सकते हैं। और एक मजमूई तौर पे जो लीडरशिप होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की, वो भी कहीं नजर नहीं आती है। खासे बूढ़े चेहरे नजर आते हैं, मसलन मोतीलाल वोरा हों या पार्टी के दीगर लीडर हों, वो सब 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं
और इस बात के लिए खासा दबाव राहुल गांधी पर पड़ रहा है कि वो नए यंग ब्लड को लाएं, अपने हम उम्र लोगों को आगे लाएं, उनको लीडरशिप दें, पीसीसी प्रेसिडेंट बनाए जाएं, यंग लोगों को ही, नौजवान लोगों को तरजीह दी जाए आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात में टिकट देने के मामले में, और एक ऐसा चेहरा जिससे आज का नौजवान अपने आप को जोड़ सके। कांग्रेस पार्टी आप जानते हैं 125 साल पुरानी पार्टी है, उसने बड़ा नुमाया रोल अदा किया नेशनल मूवमेंट में, मुल्क की आज़ादी में, लेकिन उस वक्त में बड़ी कद्दावर शख्सियतें थीं। महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना आज़ाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, इस तरह के लीडर थे। और वो सिलसिला कई दहाइयों तक बाद में भी चला आज़ाद हिंदुस्तान में। खुद पंडित नेहरू ने 15 साल तक मुल्क के वजीर आजम रहे, कांग्रेस पार्टी के लीडर रहे, फिर बाद में उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने ये किया। लेकिन राहुल गांधी किसी तरीके से फेल रहे हैं उस वैक्यूम को पुर करने में कि जो एक कांग्रेस का मजबूत चेहरा, कद्दावर चेहरा, और जिसकी के पूरी एक्सेप्टेबिलिटी हो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक, वो उनके अंदर नजर नहीं आता। जी कुर्बानी साहब, बात कांग्रेस के नौजवान चेहरे की चल रही है या यंग ब्रिगेड की चल रही? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सेमीफाइनल था या असेंबली के जो इंतखाबात थे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के यंग ब्रिगेड इतना असरअंदाज नहीं हुए, चाहे मध्य प्रदेश में सिंधिया की बात करें, राजस्थान में सचिन पायलट की बात करें, या दिल्ली में खुद राहुल गांधी कमान संभाले हुए थे। ऐसे में कितना बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को यंग ब्रिगेड की तरफ से? देखिए, यहां मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूंगा कि जहां तक राहुल गांधी का ताल्लुक है तो उन्होंने एक या दो पब्लिक मीटिंग एड्रेस की, अपने आप को दिल्ली इलेक्शन से दूर रखा। सोनिया गांधी भी दिल्ली इलेक्शन से अलग रहीं और बाद में शीला दीक्षित जो कि वजीर आला थी 10-15 साल तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल्ली में, उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से उन्हें वो हिमायत हासिल नहीं हुई, वो सपोर्ट नहीं मिली जिसकी वो तवक्को कर रही थी। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश में उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत ही आखिरी वक्त में अपना वजीर आला का उम्मीदवार बनाया और वो भी बाज़ाब्ता डिक्लेयर नहीं किया गया। ये कहा गया कि अगर मध्य प्रदेश में हुकूमत बनेगी तो शायद ज्योतिरादित्य वजीर आला हो सकते हैं, लेकिन ये काम अगर 6 महीने पहले किया गया होता, उन्हें पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया गया होता तो शायद कुछ फर्क पड़ सकता था, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफी मुकाबला कांटे का रहा, मतलब अगर आप परसेंटेज ऑफ वोट के तनासुर में बात करें तो। और उसी तरह से जहां तक सचिन पायलट की बात है, वो बहुत महदूद हैं, 1 या 2 पार्लियामेंट्री नशिस्तों पर राजस्थान के असरअंदाज होते हैं। उनके वालिद मरहूम राजेश पायलट साहब बड़े लीडर थे, लेकिन वो भी राजस्थान के या कौमी लीडर के तौर पर नहीं उभर पाए थे। तो ये एक कोशिश जरूर रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उसने कुछ यूथ ब्रिगेड को आगे लाने का काम किया है, नौजवान लोगों को आगे लाने का काम किया, लेकिन जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो नहीं है। मसलन पीसीसी प्रेसिडेंट वो नहीं बनाए जाते, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर वो नहीं बनाए जाते, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाए जाते। तो अभी भी जो 65 या 70 प्लस की उम्र के लोग हैं, उन्हीं को ज्यादातर जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन्हीं के हाथ में आज भी कांग्रेस पार्टी की बागडोर है, और वो 21वीं सदी में थोड़ा सा यूथ जो नया खून है, नौजवान तबका है, उससे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते। जी कुर्बान अली साहब, जैसा कि देखा गया कि 4 रियासतों के असेंबली के जो इंतखाबात थे उसमें कहीं ना कहीं मोदी सेमीफाइनल जीतने में कामयाब हुए। कांग्रेस के बारे में यह मशहूर है कि वो पलटवार करने में माहिर है, तो क्या लगता है 2014 के लिए कोई ऐसी रणनीति कांग्रेस बनाएगी जो मोदी फैक्टर के ऊपर असरअंदाज हो? देखिए, इसमें भी अभी इस पर सवालिया निशान लगा हुआ है कि वाकई मोदी फैक्टर असेंबली इंतखाबात में था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दिल्ली में बीजेपी हुकूमत बनाती, जो कि हुकूमत बनाने से कासिर रही। दूसरी चीज, हाँ, राजस्थान में अलबत्ता कुछ असर जरूर देखने को मिला, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि एक तो कांग्रेस के खिलाफ माहौल था, दूसरे गुजरात की सरहद राजस्थान की सरहद से मिलती है और नरेंद्र मोदी वहां काफी पॉपुलर भी हैं और उन्होंने काफी मीटिंग्स भी की। लेकिन उनका ये करिश्मा छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिला, जहां बहुत ही कांटे का मुकाबला था। तकरीबन बराबर नशिस्तें, 4 नशिस्तें कम हासिल की हैं कांग्रेस पार्टी ने।
तो और मध्य प्रदेश की जहां तक बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, उनकी अपनी शख्सियत ऐसी है कि वो खुद तीसरी मर्तबा इलेक्शन जीत करके आए हैं। तो अभी इसको भी ये नहीं कहा जा सकता कि वाकई नरेंद्र मोदी साहब बीजेपी की हिमायत में कोई मुल्कगीर पैमाने पर हवा बनाने में, कोई माहौल बनाने में कामयाब हो गए हों। हाँ, जहां तक पार्लियामानी इंतखाबात का ताल्लुक है तो ये बात सही है कि 2004 में भी, आपको याद होगा 2003 में भी इन्हीं सूबों के इंतखाबात हुए थे, उनमें बीजेपी जीती थी और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी साहब वजीर आजम थे और उन्होंने वक्त से पहले इंतखाबात करा लिए क्योंकि उनको ये लगा कि शायद उनके हिमायत में मुल्क में हवा चल रही है, आंधी चल रही है, एनडीए दोबारा हुकूमत में आ सकता है। तो अभी कबल अज़ वक्त होगा ये कहना कि पार्लियामानी इंतखाबात में सूरत हाल क्या रहती है। बहुत बड़ा मुल्क है, 543 नशिस्तें हैं, इलाकाई जमातें भी हैं, बाएं बाजू की जमातें भी हैं और फिर दो खास जमातें कांग्रेस पार्टी और बीजेपी तो हैं ही। तो काफी दिलचस्प होगा अगला इंतखाब और उसमें किस पार्टी को, किस इत्तेहाद को, किस अलायंस को अक्सरियत हासिल होगी, ये कहना भी मुश्किल हो। जी, कुरबान अली साहब, मरकज के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तज्जिया करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जयंती नटराजन ने मरकजी वजारत से इस्तीफा दे दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मरकज से कांग्रेस के कई और मरकजी वज़रा भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में हुकूमत साजी के मसले पर आवाम की राय जानने के लिए दिल्ली में जलसे और महल्ला सभाएं कर रही है। समझा जाता है कि हुकूमत साजी के मामले पर अवामी राय हासिल करने की आम आदमी पार्टी की कोशिशों की यह आखिरी कड़ी है। इससे कबल आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया ने कहा था कि अवाम की राय ज्यादातर यह है कि आप दिल्ली में हुकूमत तश्कील दें। हमने पहले ही कहा है कि जो जनता कहेगी हम वही काम करेंगे। हम कोई बंद कमरों में फैसले नहीं लेंगे। कोई आदमी, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई पार्षद अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा। जो काम होंगे वो पब्लिक के बीच में मोहल्ला सभाओं में तय किए जाएंगे। ये मोहल्ला सभा आज हमने की कि हमें सरकार बनानी चाहिए या नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने कैमरे में भी कह दिया है कि हाँ जी हमें क्या करना चाहिए। जो इन जनता का निर्णय है वो हमारा सर्वोच्च निर्णय होगा, उसी का हम सदा पालन करेंगे। इसमें कई लोग ऐसे हैं, 2-4 लोगों ने ये भी हाथ उठाया, वो सहमत नहीं है कि आप सरकार बनाएं। वो जान उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे? उनको क्या राय? देखिए, वो जो पार्टी है वो जानते हैं, वो लोग ये जानते हैं कि इन पार्टियों ने आज से पहले जितने भी पार्टियां बनी हैं, कुछ जिन्होंने सपोर्ट लेकर के सरकार बनाई, उन लोगों ने उन लोगों का राजनीतिक कैरियर पूरा खत्म किया। तमिलनाडु की वजीर आला जयललिता ने हिंद श्रीलंका के बीच जारी फौजी मशकों की मुखालिफत की है। जयललिता ने वजीर आजम को एक मकतूब लिखा है जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के 2 जहाजों और कोस्ट गार्ड के एहलकारों को वापस बुलाने का मुतालबा किया। तमिलनाडु के वजीर आला ने इससे कबल वजीर आजम के नाम लिखे खतूत का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने वजीर आजम को तमिलनाडु के अवाम के जज्बात और एहसासात से वाकिफ कराया था। जय ने कहा कि इस तरह हिंद श्रीलंका की फौजों के बीच मुश्तरका मशकों का जारी रहना दरअसल तमिल अवाम के जज्बात को, एहसासात को नजरअंदाज करना है। तो खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। बिल्डर्स, बैंकर्स, पॉलिसी मेकर्स, रियल एस्टेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स की आवाज को देश के सामने लाएगा इंडिया के सबसे भरोसेमंद रियल एस्टेट अवार्ड्स का एक खास इनिशिएटिव, एक चार्टर जो दिखाएगा कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर देश, समाज और आम आदमी को तरक्की की एक नई दिशा दिखा रहा है और हर पल बना रहा है देश की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत। RR Kabul presents CNBC Awards Real Estate Awards 2013। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। अपनाइए मिलास स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा
आगे बढ़ेंगे। इंटर्न जिनसी हरासानी मामले के इल्जाम में गिरे सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज ए.के. गांगुली की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। बताया जाता है कि अटॉर्नी जनरल जी.ई. वाहनवटी ने सरकारी तजवीज को मंजूरी दे दी है, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस गांगुली को मगरबी बंगाल इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से हटाने के लिए सदारती रेफरेंस की बात कही गई थी। इंटर्न जिनसी हरासानी मामले के इल्जाम में घिरे सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज ए.के. गांगुली की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। बताया जाता है कि अटॉर्नी जनरल जी.ई. वाहनवती ने इस सरकारी तजवीज को मंजूरी दे दी है, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस गांगुली को मगरबी बंगाल के इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से हटाने के लिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस यानी मामले पर सदर जमहूरिया की राय लेने की बात कही गई थी। काबिल गौर है कि एक लॉ इंटर्न खातून के साथ गांगुली के किरदार को सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल के जरिए गैर मुहज्जब करार दिए जाने के बाद हुकूमत ने इस सिलसिले में तजवीज भेजी थी। वजारत कानून और वजारत दाखिला पहले ही इस बात पर मुत्तफिक है कि पहली नजर में गांगुली के खिलाफ मामला बनाया जा सकता है। जो हमारा विचार है वो चल रहा है और हमने अटॉर्नी जनरल से पूछा है कि हमने अपनी राय दे दी है और अटॉर्नी जनरल से फिर पूछा है कि उनकी राय क्या है, और जैसे ही वो राय हमारे पास आती है तो हम होम मिनिस्ट्री को भेज के जो भी उचित कार्रवाई करनी है वो होगी। देखिए, उस पे लीगल वेटिंग करने के लिए भेजा है और वो जैसे आ जाएगा उस पर कार्रवाई हो जाएगी। ज़ाब्ते के मुताबिक इस मामले पर राय जानने के लिए इसे अटॉर्नी जनरल के पास भेजा गया था। जराये के मुताबिक अटॉर्नी जनरल जी.ई. वाहनवती ने अपनी राय में वजारत दाखिला से कहा है कि जस्टिस गांगुली के खिलाफ काफी सबूत हैं और इस पर सदर जमहूरिया की राय ली जा सकती है। हालांकि जस्टिस ए.के. गांगुली इस मामले पर शुरू से ही खुद को बेकसूर बता रहे हैं, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जांच पैनल की रिपोर्ट के बाद हुकूमत का मौकिफ और अब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेने के लिए अटॉर्नी जनरल वाहनवटी की राय से ऐसा लगता है कि अब जस्टिस गांगुली के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर जस्टिस गांगुली के मामले पर मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान का भी रद्द अमल सामने आया है। जस्टिस गांगुली जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और यदि वह अपने आप को सही समझते हैं तो फिर जाएं, कानूनी लड़ाई लड़ें। एक बार यदि वह सोचते हैं कि उनके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो वापस आ जाएंगे, लेकिन कम से कम नैतिकता के आधार पर तो ये बात बनती है ना। यह किसी महिला के इज्जत का मामला है। ममता बनर्जी शुड विथड्रॉ ऑल हिज support, government support, which Mr. Ganguly is enjoying. His car should be withdrawn, his perks should be withdrawn, his office assistance should be withdrawn because he has declared and he has been declared in the eyes of the people person non grata. क्योंकि इस मामले में चूंकि आरोपी एक पूर्व न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के, और इसलिए सरकार जो है वो मामले में टालमटोल कर रही है। जब कानून के सामने एक ख्याति प्राप्त पत्रकार को नहीं बख्शा गया, एक तथाकथित अपने आप को भगवान कहने वाले सन्यासी को नहीं बख्शा गया, तो इस मामले में ढील क्यों दी जा रही है ये हमको समझ में नहीं आता। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका का कहना है कि हिंदुस्तानी सफारतकार देवयानी खोबरागड़े की अक़वाम मुत्तहिदा के लिए हिंदुस्तान के मुस्तकिल मिशन को तबादले से उन्हें उबूरी राहत तो मिलेगी, ताहम पहले से चलने वाले मामले पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वजारत खारजा के जराये के मुताबिक उनके खिलाफ मुकदमा भी बदस्तूर जारी रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा मिशन मुंतकिल होने से हिंदुस्तानी सफारतकार को सिफारती इस्तिस्ना हासिल होगा और इस दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, लेकिन देवयानी के खिलाफ वीजा धोखाधड़ी का मुकदमा भी जारी रहेगा और इससे उन्हें राहत नहीं मिल सकती। उधर देवयानी तनाज़े के हल के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी बहुत जल्द सलमान खुर्शीद से राब्ता कर सकते हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने इस बात की जानकारी दी। अमरीकी तर्जुमान का कहना है कि हिंद अमरीका के दरमियान ताल्लुकात बहुत अहम है और इस तरह के वाक़यात से ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ना चाहिए। एक तरफ अमरीका हिंदुस्तानी सफारतकार देवयानी खोबरागड़े की गिरफ्तारी को हक बजानिब करार दे रहा है,
साथ ही वो हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम रखने की बातें भी कर रहा है। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान जेन पसाकी के मुताबिक हिंद अमरीका के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं और एक सिफारतकार की गिरफ्तारी का मामला इस पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। अमरीकी तर्जुमान का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान सिर्फ सिफारती सतह के ताल्लुकात नहीं हैं, बल्कि हिंद अमरीका आपस में कलीदी शराकतदार की हैसियत रखते हैं और दोनों ममालिक की दो तरफा तजारत $90 अरब से तजावुज कर गई है। अमरीकी तर्जुमान ने कहा कि इस तनाज़े के हल के सिलसिले में वज़ीर खारजा जॉन केरी बहुत जल्द अपने हिंदुस्तानी हममनसब सलमान खुर्शीद से राब्ता करने का मंसूबा रखते हैं। इस मौके पर जेन पसाकी ने कहा कि देवयानी खोबरागड़े की अक़वाम मुत्तहिदा के लिए हिंदुस्तान के मुस्तकिल मिशन मुंतकली के मामले में अमरीका को बाज़ाब्ता तौर पर कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। अमरीकी तर्जुमान ने यह वाज़ेह कर दिया कि हिंदुस्तानी सिफारतकार का मामला अब अदलिया के ज़ेरे निगरां है और ये अमरीकी वजारत खारजा के इख्तियारात से बाहर है। अमरीकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो मुल्क की अदलिया की पाबंद रहेगी। वाज़ेह है कि हिंदुस्तानी सिफारतकार देवयानी खोबरागड़े को वीजा कवायद में धोखाधड़ी और गलत बयानी के इल्जामात के तहत 12 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। ताहम बादशाह उन्हें $2.5 लाख की जमानत पर रिहा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। वहीं वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने सिफारतकार देवयानी के साथ किए गए सलूक के तनाजुर में कहा कि एक वाकये से हिंद अमरीका के बीच रिश्तों में बिगाड़ नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच मजबूत रिश्ते हैं। हमारी आपस के संबंध बहुत मजबूत है। मैं ये मानता हूं कि दोनों देशों में लोग ये नहीं चाहेंगे कि एक घटना घट जाने के कारण इतना पुराना रिश्ता जो है वो कहीं से अस्थिर हो जाए। इसलिए हमारी जो वार्ता और हमारा संवाद जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। I wouldn't respond on that right away, but you know that the issue of proliferation and the issue of security has always been paramount. But I think this is something on which we should respond only once we have specific briefing and information. Thank you. Sir. तो वहीं अमेरिका ने वजीर खारजा सलमान खुर्शीद के दोनों ममालिक के दरमियान बाहिमी रिश्तों की अहमियत पर दिए गए बयान का खैर मकदम किया है। अमेरिका के सीनियर ओहदेदार का कहना है कि दोनों ममालिक के बाहिमी इश्तराक को मुस्तहकम करने और बचाने की जरूरत है। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान जैन सैकी का कहना है कि अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान सिर्फ सिफारती ताल्लुकात नहीं है, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान $90 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की बाहिमी तिजारत होती है। अमेरिका की हुकूक इंसानी तंजीमों और घरेलू काम करने वालों के हुकूक के तहफ्फुज के लिए काम करने वाले इदारों ने हिंदुस्तानी सिफारतकार देवयानी के खिलाफ न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के सामने एहतजाज किया। अमेरिका की नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नामी तंजीम की क़यादत में तकरीबन दर्जन भर तंजीमों ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाजी घरेलू कामगारों के तहफ्फुज का मुतालबा कर रहे थे। तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत की नुक्ताचीनी की है। आजाद ने कहा कि अस्पतालों में तामीराती काम सुस्त रफ्तारी का शिकार हैं। आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत शोबा सेहत में सही तरीके से रकम का इस्तेमाल करे। आजाद ने जम्मू के परेड ग्राउंड में आरोग्य मेले का इफ्तिताह के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया, जहां जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। ये तो बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी कोशिश, हमारी सरकार की कोशिश
हमेशा रही है कि जितने हमारे जो हमसाया ममालिक हों उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हों, उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हों। और हमारे मुल्क ने, हिंदुस्तान ने कभी भी किसी दूसरे मुल्क की सरहद पर या ज़मीन पर कोई नज़र नहीं रखी है। अल्लाह ने हमको बहुत ज़मीन भी दी है, अल्लाह ताला ने हमको बहुत लोग भी दिए हैं। हमें न किसी मुल्क के लोग चाहिए, न किसी मुल्क की ज़मीन चाहिए, लेकिन